नमस्ते स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्री 1917 एंड पोस्ट 1917 टिल इंडिपेंडेंस चैप्टर के आखिरी पार्ट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक को चुनौती दी, और हथियार सिर्फ दो, सत्य और अहिंसा। ये कहानी है एक वकील के महात्मा बनने की और उस सफर की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। करो या मरो, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पूरे देश की आजादी के लिए आखिरी ललकार थी। लेकिन इन दमदार शब्दों के पीछे कौन सा इंसान था और क्या थी उनकी कहानी? तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक अकेले इंसान ने बिना किसी हथियार के एक विशाल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी? इस कहानी की शुरुआत भारत से नहीं होती, बल्कि हजारों मील दूर दक्षिण अफ्रीका की एक सर्द रात से होती है, एक ट्रेन के डिब्बे से। तो बात है 1893 की। मोहनदास गांधी, एक नौजवान वकील, काम के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। एक रात फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद सिर्फ उनके रंग की वजह से उन्हें पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से धक्के मारकर उतार दिया जाता है। जरा सोचिए, वो पूरी रात उस ठंडे प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे और उसी एक रात ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ेंगे। ये एक निजी अपमान था जिसने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया। लेकिन उस अपमान का जवाब हिंसा से नहीं दिया गया। नहीं, गांधी ने एक बिल्कुल ही नए तरह के हथियार को जन्म दिया, एक ऐसी ताकत जो नफरत से नहीं बल्कि आत्मा से पैदा होती है, और उसे नाम दिया सत्याग्रह। अब यह शब्द, जैसा कि यहां दिख रहा है, दो हिस्सों से बना है। सत्य मतलब सच, और आग्रह मतलब उस पर टिके रहना। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ सच पर डटे रहना। ये कोई फिजिकल फोर्स नहीं थी, बल्कि ये वो शक्ति थी जो सच, प्यार और आत्मबल से पैदा होती है। अब देखिए, अक्सर लोग सत्याग्रह को पैसिव रेजिस्टेंस या निष्क्रिय प्रतिरोध से कंफ्यूज कर देते हैं, जिसे आमतौर पर कमजोरों का हथियार माना जाता है। लेकिन गांधी के लिए यह बिल्कुल उल्टा था। वो इसे सोल फोर्स कहते थे, यानी आत्मबल। उनका मानना था कि यह नैतिक रूप से मजबूत लोगों का हथियार है, कमजोरों का नहीं। तो ये सत्याग्रह काम कैसे करता था? इसके कुछ बहुत ही गहरे सिद्धांत थे। पहला, अहिंसा, और ये सिर्फ हाथ पैर न चलाने वाली अहिंसा नहीं थी, बल्कि मन में, बातों में हर तरह से अहिंसक रहना। दूसरा, सत्य, किसी भी हालत में सच का दामन नहीं छोड़ना। तीसरा, और ये बहुत ही अलग है, आत्मपीड़ा, मतलब सामने वाले को चोट पहुंचाने की बजाय खुद तकलीफ सहना ताकि उसका दिल बदल जाए। फिर था सविनय अवज्ञा, यानी गलत कानूनों को शांति से तोड़ना और उसकी सजा को खुशी खुशी भुगतना। और आखिर में दुश्मन से प्यार, मतलब जुल्म करने वाले से नफरत नहीं करना, बल्कि उसके नजरिए को बदलने की कोशिश करना। तो दक्षिण अफ्रीका में इन तरीकों को आजमाने और सफल बनाने के बाद गांधी 1915 में भारत वापस आए। लेकिन आते ही वो राजनीति में नहीं कूद पड़े। नहीं, पहले उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, भारत की असली नब्ज को, उसकी आत्मा को समझने के लिए। और फिर शुरू हुआ भारत में उनके प्रयोगों का दौर। 1917 में वो चंपारण पहुंचे, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए लड़े। 1918 में खेड़ा के किसानों के साथ खड़े हुए जो गलत टैक्स से परेशान थे, और उसी साल अहमदाबाद में मिल मजदूरों की आवाज बने। ये छोटी छोटी लेकिन बहुत अहम जीतें थीं, और इन्हीं जीतों ने उन्हें पूरे देश का नेता बना दिया। लेकिन गांधी को जो चीज सबसे अलग बनाती थी, वो था उनका आम लोगों से जुड़ने का तरीका। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। एक तरफ बाकी बड़े नेता थे जो वेस्टर्न सूट बूट पहनते थे, ज्यादातर अंग्रेजी में बोलते थे, और फिर थे गांधी, एक साधारण सी धोती में, लोगों की अपनी भाषा में बात करते हुए, और चरखे जैसी आम चीज को आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक बनाते हुए। लोगों को उनमें अपनापन दिखा, अपनी पहचान दिखी, और इसीलिए लोगों ने उन्हें महात्मा कहना शुरू कर दिया, मतलब महान आत्मा। ये नाम उन्हें सबसे पहले कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो अब गांधी सिर्फ एक स्थानीय नेता नहीं थे, वो एक राष्ट्रीय आवाज बन चुके थे। और अब उन्होंने 3 ऐसे बड़े राष्ट्रीय आंदोलन खड़े किए जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी। पहला था 1920 का असहयोग आंदोलन, मतलब अंग्रेजों की किसी भी चीज में सहयोग न करना। फिर आया 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत उस मशहूर दांडी नमक मार्च से हुई।
और आखिर में 1942 में गूंजी भारत छोड़ो आंदोलन की सीधी और आखिरी चेतावनी। 385 किलोमीटर। जरा इस नंबर के बारे में एक पल सोचिए। ये सिर्फ एक फासला नहीं है, ये उस जिद, उस संकल्प की कहानी है जो पैदल चलकर पूरी की गई। ये था दांडी मार्च। 61 साल का एक इंसान 24 दिन तक पैदल चलता है, सिर्फ इसलिए कि समुद्र के किनारे जाकर एक मुट्ठी नमक उठा सके और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ सके। कितना साधारण सा काम है ना? लेकिन इसी साधारण काम को उन्होंने बगावत का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। और 1942 आते आते अब कोई नरमी नहीं बची थी। संदेश बिल्कुल साफ था, भारत छोड़ो। नारा दिया गया, करो या मरो। मतलब अब पूरी आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। ये लड़ाई का एक निर्णायक मोड़ था। तो गांधी की विरासत बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये उतनी ही जटिल भी है। उनके योगदान को समझने के लिए उनकी आलोचनाओं को भी देखना जरूरी है। तो सवाल उठता है कि क्या गांधी का तरीका, क्या उनका रास्ता सबको मंजूर था? क्या उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठे? बिल्कुल उठे, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने उठाए। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था को लेकर गांधी का नजरिया सतही था, वो असली जड़ पर चोट नहीं कर रहा था। वहीं सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को लगता था कि अहिंसा बहुत धीमी है और आज़ादी के लिए हथियार उठाना जरूरी है। मोहम्मद अली जिन्ना को अक्सर ये महसूस होता था कि गांधी हिंदुओं के हितों की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। और जो वामपंथी विचारक थे, उनका कहना था कि गांधी ने अमीर गरीब के बीच के संघर्ष को नजरअंदाज किया। इन सब आलोचनाओं के बावजूद गांधी के कुछ विचार ऐसे हैं जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। आत्मनिर्भरता, जिसे वो स्वदेशी कहते थे, बिना हिंसा के विरोध करना, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना, गांवों को मजबूत बनाना और राजनीति में नैतिकता लाना, ये सारे आइडियाज आज भी दुनिया भर में लोगों को रास्ता दिखाते हैं। उनकी पूरी सोच को एक छोटी सी कहानी से समझा जा सकता है। हुआ यूं कि एक बार एक औरत अपने बेटे को लेकर गांधी जी के पास आई। उसने कहा कि उसका बेटा बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, आप इसे समझाइए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। गांधी जी ने उस औरत से कहा, ठीक है, तुम 2 हफ्ते बाद आना। जब वो औरत 2 हफ्ते बाद वापस आई तो गांधी जी ने उस लड़के को पास बुलाया और कहा, बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। औरत हैरान हो गई। उसने पूछा, बापू यही बात तो आप 2 हफ्ते पहले भी कह सकते थे, इतना इंतजार क्यों करवाया? गांधी जी ने बहुत सरलता से जवाब दिया, क्योंकि 2 हफ्ते पहले मैं खुद गुड़ खाता था। गुड़ की एक कहानी ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जो हम कहते हैं, क्या हम वो करते भी हैं? क्या हमारे काम और हमारी बातों में कोई तालमेल है? गांधी की पूरी जिंदगी इसी एक बात का सबूत थी कि अगर दुनिया में कोई बदलाव देखना है तो उसकी शुरुआत खुद से करनी होगी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची विरासत है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ये एक बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।